हेलो एवरीवन। सो हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे 6 पॉइंट्स हो चुके थे और अब हम 7 to 11 वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। इसमें अब ये जो बचे हैं इनका मैं आपको मतलब समझाऊंगी। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या इसको हम एक और नाम से बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एसेट को जब हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे हमने उसे परचेज किया है उसी कॉस्ट पे हम अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी बिजनेस ने कोई एसेट खरीद लिया, कोई फर्नीचर खरीद लिया या सपोज कोई लैंड खरीद लिया। लैंड इज एन एसेट। ठीक है, तो जिस कॉस्ट पे लैंड खरीदा गया होगा 5 साल बाद भी अगर अकाउंट बनेगा तो जिस कॉस्ट पे खरीदा गया है वही कॉस्ट मेंशन किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, लैंड की प्राइस अगर बढ़ गई होगी तो वो बढ़ा हुआ प्राइस नहीं मेंशन करेंगे हम। ऐसे कोई मशीनरी खरीदी गई है 5 साल बाद, अगर उसका अकाउंट्स फिर से हम बना रहे बिजनेस का, तो मशीनरी 5 साल बाद भी हम ओरिजिनल कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में खरीदे थे उसी कॉस्ट में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मशीनरी को दिखाएंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी एसेट जो हमने ओरिजिनल प्राइस पे, जिस प्राइस पे खरीदा है उस ओरिजिनल प्राइस पे ही हम हमेशा उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। देन नेक्स्ट इज मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है मैचिंग, इसमें आपको क्या मैच करना होता है? इसमें आपको मैच करना होता है इनकम और एक्सपेंडिचर। पूरे साल का आपको मैच करना होता है इनकम एक्सपेंडिचर। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट यू हैव टू मैच इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द होल ईयर, ऑफ 1 ईयर। ईयरली पीरियड पे हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो इसलिए हम हर ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंडिचर होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच करते हैं। अगर किसी साल में कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह गया, कुछ गुड्स जो है वो अनसोल्ड रह गए हैं, तो हम इसको उसमें नहीं कैलकुलेट करते। हम ये जो प्राइस है इसको माइनस कर देते हैं और उसके बाद ही हम अकाउंट्स को कैलकुलेशन उसका करते हैं। गुड्स जो अनसोल्ड हैं वो हम इस साल में नहीं गिनते हैं, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, फिर तो एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम इसके प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनकम और एक्सपेंडिचर को एवरी ईयर पर ईयर हम मैच करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट। व्हाट इज ड्यूअल एस्पेक्ट? ये मैंने पहले भी बताया हुआ है ये सब कुछ, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी का मतलब होता है हर ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज होती हैं। अकेली पार्टी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है। एक पार्टी अगर रिसीव करेगी तो एक पार्टी देगी। ठीक है, अगर एक पार्टी रिसीवर है तो दूसरी क्या है? गिवर है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में हमेशा 2 पार्टीज इफेक्ट होती हैं और इसी में से हम किसी एक पार्टी को हम क्या करते हैं, किसी एक पार्टी को डेबिट करते हैं और दूसरी पार्टी को क्रेडिट करते हैं। वो हमें रूल्स हमने पढ़े हुए कि किसको हम डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। तो ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी का मतलब है एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, every transaction has 2 parties to get effect. ठीक है, one party gets debited and other party gets credited. ठीक है, this is all the meaning of dual aspect or duality concept. Fine. Now revenue recognition concept. revenue recognition concept का क्या मतलब होता है? revenue recognition का मतलब बहुत सिंपल सा है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ, सपोज कि कोई ट्रांजैक्शन 1 फरवरी 2021 को हुआ। कब हुआ? 1 फरवरी 2021। ओके, अब ये ट्रांजैक्शन जो है इसमें क्या हुआ कि किसी ने आपसे, आपकी कंपनी से किसी ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा।
क्या खरीदा? 1 लाख रुपए का सामान खरीदा। फाइन। कब खरीदा? 1 फरवरी को। जो इसके पैसे हैं पूरे वो उन्होंने दिए कुछ 31 मार्च को। कब दिए? 31 मार्च को। थोड़े पैसे फरवरी में दे दिए, थोड़े नहीं दिए और 1 मार्च को दिए। ठीक। तो आपके अकाउंट्स के बुक में ये ट्रांजैक्शन कब से इफेक्टिव हो जाएगा? पूरे 1 लाख का ट्रांजैक्शन 1 फरवरी से। आप इस रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज कर दोगे? 1 फरवरी से ही, यानी जिस दिन ये ट्रांजैक्शन पहली बार इफेक्टिव हुआ है, क्योंकि आपके पास से आपका गुड्स चला गया है। तो जिस दिन पहली बार ये ट्रांजैक्शन इफेक्टिव हुआ है उसी दिन आप इस रेवेन्यू को, इस 1 लाख की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे, ना कि 31 मार्च को, जब आपके पास पूरा पैसा आया है। भले 31 मार्च को पूरा पैसा आया हो, लेकिन ट्रांजैक्शन इफेक्टिव कब से हो गया? 1 फरवरी से। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप जो ट्रांजैक्शन की डेट समझोगे वो कौन सा? फरवरी 2021। ठीक है। एंड नाउ लास्ट इज वेरिफाइबल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? वेरिफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है कि हम अकाउंट्स के बुक्स में कुछ भी बिना वेरिफिकेशन के, अब वेरिफिकेशन किस चीज से होता है? वाउचर्स, ठीक है, रिसिप्ट, इन सब चीजों से क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। तो हम अकाउंट्स की बुक में बिना वेरिफिकेशन के कोई भी चीजें नहीं डालते, यानी हमें हर चीज का, जो भी ट्रांजैक्शन हम मेंशन कर रहे हैं, हमें उसका प्रूफ चाहिए ही होता है। We need the proof of every transaction। और इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं होता, या कोई कि मेरा उससे बड़ा अच्छा पर्सनल रिलेशन है और मेरे पास मतलब मैं फिर भी उसमें एंट्री कर दूंगा ना। आपके पास वाउचर होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होना ही चाहिए। ओनली देन यू विल एंटर द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइन। तो ये थे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये खत्म हो गए। अब इस चैप्टर में थोड़े बहुत और थ्योरी बची है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल चैप्टर्स पे आएंगे। ठीक है। दिस ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर कि यू शुड डू इट।